वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम केवीएस पीजीटी इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम 2017 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आज का जो हमारा प्रश्न वो देखिए, एकाधिकार में टीआर वक्र जो मोनोपोली मार्केट है उसमें टोटल रेवेन्यू कर्व जिसको हम कहते हैं कुल आगम या कुल संप्राप्ति वक्र का जो आकार है वो किस प्रकार से होता है। तो देखिए, एकाधिकार बाजार में एकाधिकारी अगर अपनी वस्तु को ज़्यादा बेचना चाहता है, ज़्यादा मात्रा में बेचना चाहता है तो उसे अतिरिक्त मात्रा के लिए क्या करना पड़ता है, कीमत में कमी करनी पड़ती है। और जब अतिरिक्त मात्रा बेचने के लिए वो कीमत में कटौती करता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो उसकी टोटल रेवेन्यू है वो शुरू में तो क्या होगी, बढ़ेगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जिसके बाद में जो टोटल रेवेन्यू है वो क्या हो जाएगी, कम। तो इस आधार पर अगर आप देखोगे तो हमारा जो टोटल रेवेन्यू कर्व है मोनोपोली मार्केट में वो किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, उल्टा यू आकार कह सकते हैं, ठीक है, इनवर्स यू शेप। तो यहां पे आपका जो करेक्ट आंसर वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा तीसरा। अगला देखिए, लोरेंज वक्र किसके अध्ययन की रेखा चित्री विधि है। ठीक है, लोरेंज वक्र जो होता है वो आय में असमानता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार का हमारा एक वक्र बनता है, ये हमारी समान वितरण रेखा है और ये हमारा लोरेंज वक्र है। वक्र इसके जितना पास में होगा उसमें विषमता क्या होती है, कम होती है। आय की जो विषमता होती है वो क्या होती है, कम। या जो वक्र हमारा इससे दूर होगा उसमें आय की विषमता क्या होती है, ज़्यादा होती है। उसको मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, लोरेंज वक्र का। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो लोरेंज वक्र जो है वो डिस्पर्जन, जो बिखराव होता है, उसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब किरण के जो माप होते हैं उसकी रेखा गणितीय विधि हम एक तरह से कह सकते हैं कौन सी होती है, लोरेंज वक्र होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं होगा। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना में हम क्या करते हैं, एक वर्ष की अवधि में अर्थव्यवस्था में जो भी उत्पादन होता है अंतिम वस्तु सेवाओं का, उसके मूल्य को हम क्या करते हैं, शामिल करते हैं। तो किसानों के द्वारा अगर यूरिया का विक्रय किया गया है तो उसको हम क्या करेंगे, शामिल करेंगे। एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग का पुनर्विक्रय, देखिए यहाँ पे क्या लिखा, पुनर्विक्रय, मतलब उसको रीसेल किया जा रहा है। तो रीसेल जो होता है उसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। राष्ट्रीय आय में जब किसी वस्तु का उत्पादन होता है उसको हम शामिल कर लेते हैं, लेकिन वो वस्तु पुरानी होने के बाद में अगर वापस बेची जाती हैं तो इससे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। टैक्सी सेवा की जो आय होती है उसको भी राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाएगा। और फिर डबल रोटी के निर्माता द्वारा जो वैल्यू एडिशन किया जा रहा है, मूल्य संवर्धन किया जा रहा है, उसको हम शामिल करेंगे। यहाँ पे पूछा हुआ है कि राष्ट्रीय आय में क्या सम्मिलित नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन हमारा सेकंड। अगला है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में जीडीपी की लक्षित और वास्तविक समृद्धि दर क्रमशः कितनी रही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के डेटा, क्योंकि देखिए पेपर हमारा क्या है 2017 का है, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो जीडीपी की जो लक्षित दर थी वो कितनी थी, 9%, जबकि वास्तव में जो प्राप्त हुई थी वास्तविक दर वो कितनी थी, 8%। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। अगला हमारा है, सिनेमा हॉल में प्रवेश है। ठीक है, अब देखिए सिनेमा हॉल में अगर प्रवेश करना तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमको सिनेमा का टिकट लेना पड़ेगा। मतलब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वस्तु की कीमत चुकानी पड़ेगी। सिनेमा हॉल में प्रवेश कौन कर सकता है, जो व्यक्ति उसके लिए क्या करेगा, टिकट चुकाएगा। और टिकट चुकाने के बाद में अगर वो प्रवेश करता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे तो सारे लोग क्या कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। इसका मतलब जो वस्तु है वो किस प्रकार की है, क्लब वस्तु है। और क्लब वस्तु की क्या विशेषता होती हैं कि वो क्या होती हैं, एक्सक्लूडेबल होती हैं, अपवर्ज्य होती हैं, किंतु गैर प्रतिस्पर्धात्मक होती हैं। इसका प्रयोग वही व्यक्ति कर सकता है जो उसकी कीमत चुकाता है। कीमत चुकाने के बाद में सभी समान मात्रा में उससे लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन।
एक वस्तु होती निजी वस्तुएं, ठीक है। निजी वस्तु में क्या गुण होता है, वो प्रतिस्पर्धात्मक होती हैं और अपवर्ज्य होती हैं। जो व्यक्ति कीमत चुकाता है वो ही उसका लाभ प्राप्त कर सकता है। और जो सार्वजनिक वस्तु होती है उसमें क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, गैर अपवर्जी और गैर प्रतिस्पर्धात्मक। मतलब इसमें जो व्यक्ति कीमत नहीं चुकाता है वो भी उस वस्तु का लाभ प्राप्त कर सकता है, और किसी वस्तु को लाभ प्राप्त करने के लिए उपयोग करने से हम दूसरे व्यक्तियों को रोक नहीं सकते हैं, जो गैर अपवर्जी और गैर प्रतिस्पर्धात्मक होती हैं। ये कौन सी वस्तु होती हैं, ये सार्वजनिक वस्तु होती हैं। और सिनेमा हॉल जो है प्रवेश, उसके लिए टिकट लेना पड़ता है, ये किसका उदाहरण है, क्लब वस्तु का। इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। अगला देखिए, एकाधिकारिक प्रतियोगी फर्म क्षमता आधिक्य मतलब एक्सेस कैपेसिटी के साथ उत्पादन कार्य करती है, यह किसके द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए, जब हम एकाधिकारी प्रतियोगिता फर्म में संतुलन की बात करते हैं तो संतुलन में हमारा डायग्राम बनता है, ये हमारा एमआर वक्र है और ये हमारा एआर वक्र होता है। दोनों वक्र क्या होते हैं, नीचे की ओर घिरते हुए होते हैं। संतुलन के लिए हमको सीमांत लागत वक्र बनाना पड़ता है, ये हमारा सीमांत लागत वक्र है। और ये जो स्थिति है वो क्या है, संतुलन की स्थिति है, जिसमें वस्तु की कीमत कितनी है, ओ से लेके पी, और संतुलन मात्रा कितनी है, ओ से लेके क्यू। अब जब हम संतुलन के बाद में सामान्य लाभ की बात करते हैं तो सामान्य लाभ का जो निर्धारण आपका होगा वो कहाँ पे होगा, इस बिंदु पे होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये जो औसत लागत है वो क्या है, घटती हुई है, ठीक है। औसत लागत वक्र क्या है, ये घिरता हुआ भाग है, क्योंकि न्यूनतम औसत लागत आपकी कहाँ पे है, न्यूनतम औसत लागत तो देखिए इधर कहीं पे होगी, इस जगह होगी, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन उससे पहले एक तरह से क्या हो गया, संतुलन का निर्धारण हो गया। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला जो भाग है वो किसको बताता है, एक्सेस कैपेसिटी को बताता है। मतलब फर्म इतना और अधिक उत्पादन कर सकती हैं, लेकिन एकाधिकारी प्रतियोगिता में ऐसा नहीं होता है। तो ये जो अतिरिक्त क्षमता पाई जाती है वो किस बाजार की विशेषता है, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार बाजार, इनमें ये स्थिति पाई जाती है। तो देखिए जो संतुलन है वो कहाँ पे हो गया, इस एवरेज कॉस्ट कर्व के गिरते हुए भाग पर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। इसको हम जो एकाधिकारी प्रतियोगिता में एक्सेस कैपेसिटी, अधिक की क्षमता जो होती है, उसको हम एसी वक्र, जो औसत लागत वक्र है, उसके गिरते हुए भाग पर उत्पादन के द्वारा दर्शाते हैं। अगला है, उत्पादन शून्य स्तर पर कुल लागत किसके बराबर होती है। तो देखिए यहाँ पे हम जब कुल लागत वक्र बनाते हैं तो ये हमारा कौन सा होता है, TFC, कुल स्थिर लागत वक्र होता है। ये हमारा होता है कुल परिवर्तनशील लागत वक्र, TVC, और TVC हमारा ये है। और यहाँ से शुरू होता है कौन सा, TC वक्र। तो यहाँ पर इस डायग्राम में अगर हम देखें तो उत्पादन की मात्रा जब शून्य होती है, ठीक है, उत्पादन की मात्रा देखिए यहाँ पे शून्य है, उस समय यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो TC वक्र हैं और TFC वक्र दोनों क्या होते हैं, बराबर। मतलब उत्पादन की मात्रा शून्य होने पर कुल लागत जो है वो किसके बराबर होगी, कुल स्थिर लागत के बराबर होगी। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही होगा। अगला देखिए, वित्त वर्ष 2016 के अनुसार निम्न में से किस मद का हिस्सा भारतीय आयात में अधिकतम है। तो देखिए 2016 का जो डेटा है उसके अनुसार देखें तो किसका हिस्सा ज़्यादा है, कच्चे तेल का। और वर्तमान समय में अगर आप देखोगे तो भी जो क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल होता है, उसी का भारत क्या करता है, सबसे अधिक मात्रा में आयात करता है। अगला देखिए, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय एक्शन प्लान NAPCC का शुभारंभ जो है वो कब किया गया, किस वर्ष किया गया। तो जलवायु परिवर्तन पर ये जो प्लान है उसका शुभारंभ किया गया था 2008 में। अगला है, भारत में CSO द्वारा छठी आर्थिक जनगणना का आयोजन किस दौरान किया गया। ठीक है, तो इसकी जो समयावधि है वो आपकी है 2013 से 2014। इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, जनवरी 2013 से अप्रैल 2014। अगला है,
लेस्पेर विधि का इस्तेमाल करते हुए सूचक तैयार करने का सूत्र है। ठीक है, इंडेक्स नंबर जो हम कैलकुलेट करते हैं, तो लेस्पेर की जो मेथड, इसमें आपका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा पी क्यू अपॉन सिग्मा पी क्यू इंटू 100 10 0 0। मतलब इसमें आधार वर्ष की मात्रा को लिया जाता है और कीमत जो है वो आधार वर्ष की भी होती है और वर्तमान वर्ष की भी होती हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, समेशन P1Q0 अपॉन समेशन P0Q0 मल्टीप्लाई करते हैं उसको किससे, 100 से। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, यदि एक वस्तु की कीमत और उस वस्तु पर किए जाने वाला कुल व्यय विपरीत दिशा में बदलता है तो मांग की लोच किस प्रकार से होगी। देखिए, वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है तो उसके ऊपर जो खर्चा है वो क्या हो जाता है, कम। और जब वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उसके ऊपर किया जाने वाला खर्चा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि ऐसी कौन सी वस्तुएं होती हैं, मतलब वो नेसेसरी गुड्स होती हैं, अनिवार्य वस्तुएं होती हैं, या फिर जो लग्जरी आइटम होते हैं, विलासिता वाली वस्तुएं होती हैं। तो देखिए, विलासिता वाली वस्तुओं में क्या होता है, जब वो सस्ती हो जाती हैं तो लोग क्या करते हैं, उनको खरीदने लग जाते हैं, मतलब जो कुल खर्चा है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो विलासिता वाली वस्तुओं में मांग की लोच है वो कैसी होती है, इकाई से अधिक होती है, ग्रेटर देन 1 होती हैं, एक से अधिक। जो नेसेसरी गुड्स होती हैं, अनिवार्य वस्तुओं के संदर्भ में क्या होगा कि अगर वो महंगी हो जाएगी, कीमत अगर उनकी बढ़ जाएगी तो लोग उनका प्रयोग करना उनके लिए ज़रूरी होता है, उनका खर्चा क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब सस्ती हो जाएगी तो उनका खर्चा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। खाने पीने की चीज़ें अगर सस्ती हो जाएगी तो उनके ऊपर हमारा खर्चा क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर महंगी हो जाएगी तब भी हम उनको खरीदेंगे, हमारा खर्चा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जो अनिवार्य वस्तु होती है उनमें मांग की लोच क्या होती हैं, इकाई से कम होती हैं। हमको यहाँ पे पूछा हुआ है कि कीमत और व्यय में विपरीत दिशा में परिवर्तन, विपरीत का मतलब कीमत बढ़ने पर खर्चा क्या हो रहा है, घट जाता है। तो ऐसी वस्तुएं कौन सी होती हैं, विलासिता। और विलासिता वाली वस्तुओं में जो मांग की कीमत लोच होती है वो कैसे होती हैं, अत्यधिक लोचदार, एक से अधिक जिसको हम कहते हैं। अगला देखिए, ग्लोबल प्रतियोगी सूचकांक 2015 में जिसको विश्व आर्थिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है, ग्लोबल प्रतियोगी सूचकांक जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, विश्व आर्थिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पे दोनों बात लिखी हुई हैं। और इसके अनुसार भारत की जो रैंक है वो क्या है, तो देखिए 2015 के जो सूचकांक है उनके अनुसार अगर हम देखें तो भारत की जो रैंक थी वो कौन सी थी, 55वीं रैंक थी। साथ ही साथ इसमें आपको जो लेटेस्ट डेटा है वो भी ध्यान रखने हैं कि 2025 के बारे में अगर पूछ लें तो इसमें भारत की जो रैंक है 2025 में वो कितनी है, 41। ठीक है, 41वें नंबर पे भारत की रैंक है। अगर फर्स्ट रैंक का भी आप इसमें ध्यान रख सकते हो कि फर्स्ट रैंक जो है वो किसकी है, स्विट्जरलैंड की। फर्स्ट रैंक पे कौन है, स्विट्जरलैंड, और भारत की रैंक कौन सी है, 41। अगला देखिए, अतिरिक्त क्षमता निम्नलिखित में से किस बाजार दशा में पाई जाती है। अभी हमने पढ़ा था जो एक्सेस कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो एक्सेस कैपेसिटी जो होती है वो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अलावा बाकी सब में पाई जाती है। एकाधिकार में भी होती हैं, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा में भी होती हैं, अपूर्ण प्रतियोगिता में होती हैं। हमको यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि कहाँ पे नहीं होती हैं, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक्सेस कैपेसिटी नहीं होती है। क्योंकि देखिए आप इसमें संतुलन की बात करते हैं हम, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन का जो हमारा डायग्राम है वो बनता है इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा सीमांत लागत वक्र है, ये हमारा सीमांत आगम वक्र है, और ये संतुलन की स्थिति है। फिर औसत लागत वक्र बनाते हैं। देखिए औसत लागत वक्र का ये न्यूनतम भाग जो है वो यहाँ पे इस ई बिंदु पे टच कर रहा है। इसका मतलब जहाँ पे औसत लागत न्यूनतम होती है वहाँ पे पूर्ण प्रतियोगी फर्म क्या करती हैं, उत्पादन करती हैं। तो ये एक तरह से जो उत्पादन की मात्रा है ओ से लेके क्यू, ये अनुकूलतम उत्पादन स्तर को दर्शाता है। अब यहाँ पे एक्सेस कैपेसिटी नहीं होती है। लेकिन बाकी के जो बाजार हैं, चाहे वो मोनोपोली मार्केट हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, इम्परफेक्ट कंपटीशन जो होता है, उन सभी बाजारों में क्या होता है, एक्सेस कैपेसिटी होती है। केवल परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होती है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में नहीं होती है। करेक्ट आंसर आपका हो गया फर्स्ट ऑप्शन। अगला देखिए, सेबी ने राइट इश्यू के निर्णय की प्रक्रिया को समय सीमा 109 दिनों से घटाकर कितना कर दिया गया है।
देखो इस पेपर के हिसाब से देखो, क्योंकि ये आपका 2017 का पेपर है, तो उसमें कितना था 43 डेज, उसके बाद में 30 डेज कर दिया था। लेकिन वर्तमान समय में अगर हम देखें तो ये कितना कर दिया गया है 23 डेज। ठीक है, 23 वर्किंग डेज की हम बात कर रहे थे, तो वर्तमान समय में ये जो सीमा है वो कितनी है 23 डेज है। ये भी आपको साथ साथ में ध्यान रखना है। अगला है भारत के 14वें वित्त आयोग के चेयरमैन। अब देखिए ये पुराना है हमारा, ठीक है, उस समय अध्यक्ष कौन थे, YV रेड्डी। वर्तमान में जो वित्त आयोग है वो कौन सा है, 16वां वित्त आयोग है, जिसकी अवधि आपकी क्या है 2026 से 31 तक 5 वर्ष के लिए। और इनके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, अरविंद पनघड़िया। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है इनमें से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। ठीक है, ब्रिक्स जो है वो मुख्य रूप से 5 सदस्य राष्ट्रों का संगठन है। 5 सदस्य कौन कौन से हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और उसके बाद में और भी जो देश हैं वो इसके सदस्य बने हैं। वर्तमान इसके 11 सदस्य देश हैं, ईरान, UAE, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ये भी इसके सदस्य राष्ट्र हैं। और अगला जो सम्मेलन होगा 18वां, इसका जो सम्मेलन होगा वो कहाँ पे होगा, भारत में। उसके अध्यक्ष कौन होंगे, भारत अभी इसका वर्तमान में अध्यक्ष है। ठीक है, भारत की अध्यक्षता में अगला जो सम्मेलन है 18वां सम्मेलन वो भारत में होगा, भी होगा शायद 2026 में होना चाहिए। अगला है छठी आर्थिक जनगणना। ठीक है, तो आर्थिक जनगणना का क्या, वैसे भी आर्थिक जनगणना, इसमें औद्योगिक इकाई की जो संख्या थी वो कितनी थी, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी थी आपकी ये 59%। ठीक है, वैसे भी ये आपका काम का नहीं रहेगा, इसको नहीं देखना है। अगला है यदि C = 50 + 0.8y और I = 50 हो तो बचत स्तर को गणना कीजिए। ठीक है, तो बचत स्तर क्या होगा, जो संतुलन की स्थिति होती है उसमें क्या होता है, बचत और निवेश क्या होते हैं, बराबर। अगर यहाँ पे निवेश इन्वेस्टमेंट 50 है तो बचत भी कितनी होगी, 50 ही होगी। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन से एक मुद्रास्फीति जनित मंदी की व्याख्या है। देखिए नाम देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मुद्रास्फीति भी लिखा हुआ है और साथ साथ में मंदी भी लिखा हुआ है। मतलब जिसमें मुद्रास्फीति का मतलब जिसमें कीमतें क्या होती हैं, बढ़ती हैं, लेकिन कीमत बढ़ने के साथ साथ में अर्थव्यवस्था में क्या होता है, रिसेशन, मंदी भी पाई जाती है। तो इस आधार पर अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मंदी के साथ सामान्य कीमत स्तर में तीव्र वृद्धि की जो स्थिति है वो किसको दर्शाता है, मुद्रास्फीति जनित मंदी को। इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए मौद्रिक आधार अथवा उच्च शक्तिशाली जो मुद्रा होती है, हाई पावर्ड मनी, किसको हम कहते हैं। ठीक है, हाई पावर्ड मनी का मतलब क्या हो गया, जो रिजर्व बैंक है उसकी जो टोटल लाइबिलिटीज होती हैं, कुल देनदारियां जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, उच्च शक्तिशाली मुद्रा कहते हैं। प्रथम श्रेणी का कीमत विभेद। ठीक है, कीमत विभेद, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या हो गया कि जो मोनोपोली मार्केट है उसमें एक अधिकारी क्या करता है, अलग अलग उपभोक्ता समूह से अलग अलग कीमत वसूलता है। और प्रोफेसर पिगू जो थे उन्होंने क्या किया, इस कीमत विभेद को 3 भागों में विभाजित किया था, प्रथम श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का और तृतीय श्रेणी का। प्रथम श्रेणी में क्या होता है कि किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता जो भी कीमत देने को तैयार होता है तो एकाधिकारी उतनी ही कीमत उससे वसूल लेता है, और ऐसी स्थिति में उसको किसी भी प्रकार की कोई बचत हासिल नहीं होती है। मतलब पूर्ण उपभोक्ता बचत जो है वो एकाधिकारी द्वारा ले ली जाती है। तो इसमें आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सार्वजनिक वस्तुओं में निम्न गुण पाए जाते हैं। मैंने आपको ऊपर बताया था कि सार्वजनिक वस्तुएं क्या होती हैं, गैर प्रतिस्पर्धी होती हैं और गैर अपवर्ज्य होती हैं। मतलब इसके लिए जो व्यक्ति कीमत नहीं चुकाता है वो भी उसका प्रयोग कर सकता है, इसके प्रयोग से किसी को रोका नहीं जा सकता है, किसी को हम वंचित नहीं कर सकते हैं। तो दोनों गुण इसमें पाए जाते हैं, गैर प्रतिस्पर्धात्मक भी होती हैं और गैर अपवर्ज्य भी होती हैं। अगला है ब्रंटलैंड कमीशन। ठीक
ठीक है, ये इसका संबंध किसके साथ में है? पर्यावरण एवं विकास पर विश्व स्तर पर जो कमीशन बनाया गया है उसके साथ में ये संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? 12वीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो इसमें जो कुल प्रजनन दर है उसको घटाकर 2.1 पर लाने का बात कही गई है। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी ग्रोथ रेट को 4% की बात की गई है और विनिर्माण क्षेत्र में समृद्धि दर को 7.1% कहा गया है। लेकिन वास्तविक जीडीपी दर वृद्धि दर को 10% तक करना ये लक्ष्य नहीं है। ठीक है, इसमें जो रियल जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो लगभग 8% का लक्ष्य रखा गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बॉन्ड की विशेषता नहीं है? ठीक है, इसकी सम मूल्य या जिसको हम पर वैल्यू या फेस वैल्यू कहते हैं ये होता है, कूपन रेट भी होती हैं और मैच्योरिटी भी होती है। यील्ड ऑफ मैच्योरिटी की बात इसमें नहीं कही जाती है। ठीक है, इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, संविधान के संशोधित अनुच्छेद 279A के अनुसार जीएसटी परिषद के चेयरमैन कौन होंगे? ठीक है, जीएसटी परिषद की बात की गई यहाँ पे। जीएसटी परिषद के चेयरमैन जो केंद्र में फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, वित्त मंत्री होंगे, संघीय वित्त मंत्री जो हैं वो इसके चेयरमैन होंगे। अगला है, बजट 2016-17 में भारत, आप देखिए ये तो क्या हो गया, पुराना बजट होगा क्योंकि हमको अब नया पूछेंगे। तो यहाँ पे किसके बारे में था? सर्व शिक्षा अभियान के लिए कितना कुल निधि आवंटित किया गया। आपको अभी का ध्यान रखना है कि 2026-27 का जो बजट आया है उसमें सर्व शिक्षा की जगह इसको किस में शामिल कर दिया गया है? समग्र शिक्षा अभियान में। और समग्र शिक्षा अभियान के लिए जो बजट है वो कितना है? 4200 करोड़ रुपए का ये बजट जो है वो आवंटित किया गया है। 2026-27 का जो बजट आप पढ़ोगे तो उसमें समग्र शिक्षा अभियान के लिए कितनी राशि है? 42,100 करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहां पे हमको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है। अर्थशास्त्री डब्ल्यू जेवंस, ठीक है, ये क्लासिकल प्राचीन अर्थशास्त्री हैं और ये सीमांत उपयोगिता की अवधारणा के साथ में संबंधित है। मार्शल ने जो सीमांत उपयोगिता की अवधारणा दी थी उसका इन्होंने समर्थन किया था, तो ये बात यहाँ पे सही लग रही है। उसके बाद में जे एस मिल आभास लगान, ठीक है, आभास लगान की जो अवधारणा है वो किसके साथ में संबंधित है? प्रोफेसर मार्शल के साथ में संबंधित है, तो यहाँ पे ये आपका सही नहीं है। बाकी ब्याज की दर के साथ में फिशर संबंधित हैं और श्रम विभाजन का जो कंसेप्ट था वो किसके साथ में संबंधित है? एडम स्मिथ के साथ में संबंधित है। ठीक है, आभास लगान की अगर हम बात करें तो आभास लगान जो है वो किसके साथ में संबंधित है? जो मानव निर्मित संसाधन होते हैं उनकी पूर्ति क्या होती है? सीमित होती हैं। तो मार्शल ने बताया था कि इन साधनों को भी क्या हो सकता है, जो भूमि के अलावा बाकी के उत्पादन के जो साधन होते हैं ना उनको भी क्या होता है? अतिरिक्त सरप्लस मिल सकता है। और इसको हम कैसे निकालते हैं? टोटल रेवेन्यू में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके। ठीक है, किसने बताया था? आभास लगान के बारे की जो अवधारणा थी वो प्रोफेसर मार्शल ने दी थी। तो ये जेएस मिल के साथ में संबंधित नहीं है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगला देखिए, रिकार्डो के व्यापार सिद्धांत के लिए क्या एक तत्व नहीं है? ठीक है, रिकार्डो का जो व्यापार सिद्धांत उसको हम कहते हैं तुलनात्मक लागत का सिद्धांत। और इसमें उन्होंने क्या मान्यता ली थी कि जो परिवहन लागत है वो शून्य होती है। ठीक है, स्वतंत्र व्यापार होता है, मतलब व्यापार में किसी प्रकार की बाधा नहीं होती हैं और देश व्यापारिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। लेकिन उन्होंने वृद्धिमान प्रतिफल की बात नहीं कही थी। उन्होंने क्या माना था? स्थिर प्रतिफल को माना था उन्होंने कि जो अर्थव्यवस्था है उसमें किस प्रकार के प्रतिफल पाए जाते हैं? स्थिर प्रतिफल पाए जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से आरेख द्विआयामी नहीं है? ठीक है, द्विआयामी देखिए इसमें जो आपका पाई आरेख होता है और हिस्टोग्राम है ये कौन से हैं? द्विआयामी हैं। लेकिन जो बार आरेख हैं और संचय आवृत्ति जो ओझाई कर्व होते हैं ये दोनों द्विआयामी नहीं है। ठीक है, वन डायमेंशनल है। तो यहाँ पे देखिए सी और डी कहाँ पे है आपका? सेकंड ऑप्शन।
उसमें हमको पूछा द्विआयामी नहीं है, कौन से नहीं है, बार आरेख सी और डी। ठीक है, अगला देखिए, यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तो यह दर्शाता है कि राजकोषीय घाटा जो है वो किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए जो प्राथमिक घाटा होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, जो राजकोषीय घाटा होता है उसमें से हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देते हैं। राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा, प्राथमिक घाटा आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्राथमिक घाटा क्या है, शून्य। ठीक है, ये क्या है, शून्य। तो ये शून्य कब हो सकता है, जब फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट दोनों क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, जब दोनों ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे देखिए राजकोषीय घाटा जो है वो क्या होगा, अगर इंटरेस्ट पेमेंट के बराबर होगा। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा तीसरा। अगला देखिए, यदि सहसंबंध गुणांक का मान 0.8 है और एक समक्षण गुणांक का मान कितना है, 0.16 है, तो दूसरे का हमको मान निकालना है। तो देखिए जो प्रतिगमन गुणांक होते हैं, ठीक है, समक्षण गुणांक का मतलब वही जो प्रतिगमन गुणांक, रिग्रेशन कोफिशिएंट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका जो कोरिलेशन का फॉर्मूला है वो कौन सा हो जाएगा, R इक्वल टू, माना कि एक हमारा है BXY और एक आपका क्या होगा, BYX। दोनों को मल्टीप्लाई करके हम क्या करते हैं, अंडर रूट निकालते हैं। अब देखिए R यहाँ पे आपका कितना है, 0.8 है। अब एक हम मान लेते हैं कि हमारा दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.16 दे रखा है। दूसरा हमको निकालना, माना कि BYX निकालना है। ठीक है, हमने मान लिया अंदाज से ये। अब देखिए इसको अगर हम सोल्व करें आगे, तो इस अंडर रूट को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 0.8 का अगर आप स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 0.64 इक्वल टू, इधर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, 0.16 मल्टीप्लाई BYX। ठीक है, अब आगे सोल्व करोगे तो BYX को तो हम यहीं लिख लेंगे और 0.16 जो है वो आपका इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 0.64 अपॉन 0.16 हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा ये, 4 बार जाएगा। मतलब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, 4 मतलब ये आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, हमारा अगर एक गुणांक कितना है, 0.16 है, तो दूसरा कितना होगा, 4 होगा। अब इसको हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई करके, दोनों जो रिग्रेशन कोफिशिएंट उसको मल्टीप्लाई करके रूट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। देखो जैसे कि एक हमारा क्या है, 0.16 है, दूसरा हमने निकाला वो कितना है, 4 है। दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट निकालोगे तो कितना आना चाहिए, 0.8 आना चाहिए, जो हमको दे रखा है, पे सहसंबंध गुणांक दे रखा है। तो देखो इसको आप सोल्व करते हो अगर, तो ये कितना हो जाएगा, 0.64। ठीक है, 0.16 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, ये आ गया। और अगर इसका रूट निकालोगे कितना आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। इसका मतलब हमने जो कैलकुलेट किया है वो सही है हमारा। ठीक है, इसमें आपका कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन, 4। नेक्स्ट देखिए, मांग वक्र निम्नलिखित में से किस बाजार दशा में सापेक्षतः अधिक लोचदार होता है। ठीक है, देखो एकाधिकार बाजार की अगर हम बात करेंगे तो मांग वक्र होता है आपका इस तरीके से गिरता हुआ। ठीक है, जिसको हम कहते हैं लेस देन 1, बेलोजदार होता है। और जब एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा होगी जिसमें हमारा वक्र थोड़ा सा चपटा बनेगा, ठीक है, इसका जो स्लोप होगा वो थोड़ा सा AR की तुलना में क्या होगा, कम होगा। AR वक्र हमारा ऐसा होगा, इसमें ढाल क्या होगा, थोड़ा कम होता है। इसको हम क्या कहते हैं, अधिक लोचदार। तो जो हमारा एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा इसमें तो कैसा होगा, अधिक लोचदार, ग्रेटर देन 1। और जो मोनोपोली मार्केट होता है उसमें कैसा होता है, लेस देन 1। तो यहाँ पे हमको पूछा हुआ है कि अधिक लोचदार मतलब ये वाली जो कंडीशन है वो किस बाजार में होती है, ये वाली कंडीशन आपके कौन से बाजार में होगी, एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा बाजार में होगी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। अगला देखिए, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2015 में भारत की वैश्विक स्थिति क्या है। तो देखिए ये तो आपका 2015 मतलब ये तो पुरानी रिपोर्ट है हमारी, जिसमें स्थान भारत का कौन सा था, 130वां था उस समय, या 126वां होगा, लेकिन आपको लेटेस्ट डेटा याद रखना है। तो वर्तमान समय में अगर हम देखें 2025, ठीक है, इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इस रिपोर्ट में भारत की जो रैंक है 2025 में जो रिपोर्ट आई है, कौन से वर्ष की आई है, 2023-24। ठीक है, 2023
2023-24 के लिए जो रिपोर्ट आई वो कब आई हैं? 2025। तो 2025 की रिपोर्ट के आधार पर अगर हम देखें तो भारत की जो रैंक है वो कितनी है अभी? 130, 130वें नंबर पे है भारत। ठीक है, टोटल कितने हैं? 193 देश है शायद इतना। तो भारत की जो रैंक है वो कितनी है अभी? 130 नंबर पे अभी हैं। इससे पहले 2022 में भारत की जो रैंक थी वो कौन सी थी? 132 नंबर पे था। ठीक है, तो 2025 का आपको याद रखना है। अभी आने वाले एग्जाम के लिए कितनी है भारत की रैंक? 130वीं है अभी। अगला देखिए, यदि वस्तु x और वस्तु y पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं तो जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है, अनधिमान वक्र है, वो किस प्रकार का होगा? तो अनधिमान वक्र होगा नीचे की ओर गिरता हुआ एक सीधी रेखा, इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, ये हमारी x वस्तु की मात्रा कितनी है? o से लेकर x। y वस्तु की मात्रा कितनी है? o से लेकर y। अगर x का प्रयोग बढ़ाते हैं हम तो y की मात्रा हमने क्या कर दी? कम कर दी है। तो ये क्या हो गया? एक दूसरे का प्रतिस्थापन हो गया। और यहाँ पे प्रतिस्थापन वस्तुएं क्या है? समान दर क्या है हमारी? एक स्थिर दर है। तो x और y जब पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुएं होती हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होती हैं, तो जो इनडिफरेंस कर्व हैं वो ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई एक सरल रेखा के रूप में होगा। अगला है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI किसके लिए स्वीकृति या संस्तुति प्रदान करता है? ठीक है, प्रतिस्पर्धा आयोग की अगर हम बात करें तो ये जो नई औद्योगिक इकाइयां होती हैं, नहीं नए उद्योग नहीं, ये भारत में जो बड़े व्यापारिक संस्थान होते हैं उनके विलय अधिकरण के लिए मंजूरी या स्वीकृति प्रदान करता है। ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट हो जाएगा, मतलब उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने के लिए इस प्रकार की काम बात करता है। तो ये आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, कोई परिवर्तन जो कि कम से कम एक व्यक्ति को बेहतर बनाता है और किसी को बिना नुकसान पहुंचाए, यह सामाजिक कल्याण में एक बेहतर सुधार है। ठीक है, एक व्यक्ति को क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को अगर हानि नहीं होती है तो इसको क्या कहा गया है? सामाजिक सुधार। ये किसने कहा था? परेटो ने। ठीक है, परेटो अनुकूलतम यह बताता है। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला देखिए, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र LAC यू आकार का होता है। ठीक है, हमारा जो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र उसका आकार कैसा होता है? इस तरीके से। तो इसका आकार ऐसा होने का कारण क्या है कि जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ाई जाती है, प्रारंभ में औसत लागत क्या होती है? घटती है। तो औसत लागत क्यों घटती है? पैमानों की बचतों के कारण। ठीक है, इकोनॉमीज के कारण कि बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा है तो प्रति इकाई लागत शुरू में क्या होती है? कम होती हैं। उसके बाद में जब बड़े पैमाने पर उत्पादन और बढ़ाया जाता है तो इस स्थिति में बाद में क्या होता है? ये जो बचतें होती है वो हानियों में बदल जाती हैं और जिससे लागत क्या होती है? बढ़ती हैं। तो पैमाने की बचतें एवं हानियों के कारण ऐसा होता है। तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक साख सृजन की उपलब्धता को बढ़ाएगा? अधिक साख सृजन की उपलब्धता को बढ़ाएगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा कब बढ़ेगी? जब जो नीतिगत दरें हैं उनमें कटौती कर दी जाए, जैसे कि CRR को कम कर दिया जाए, SLR को कम कर दिया जाए। अगर इनको कम कर दिया जाएगा तो अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी, साख की उपलब्धता बढ़ेगी। मतलब आपका इसमें आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन दोनों 1 और 2 दोनों सही है। CRR में कटौती करो और SLR में कटौती करो, दोनों से क्या होगा? आर्थिक साख जो साख सृजन है वो अधिक होगा, बढ़ेगा। अगला देखिए, कौन सा UNDP द्वारा HDI के समान सूचकांक की गणना में शामिल नहीं है? जो हमारा HDI इंडेक्स है, मानव विकास सूचकांक है, तो मानव विकास सूचकांक की गणना जो है वो 3 संकेतों द्वारा की जाती है। फर्स्ट हमारा कौन सा है? हेल्थ, स्वास्थ्य। ठीक है, इसमें जीवन प्रत्याशा को लिया जाता है। दूसरा क्या है? शिक्षा, स्कूलिंग के वर्ष कितने हैं। और तीसरा जो इसमें आ जाता है वो आ जाता है जीवन स्तर।
प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, इन तीनों को लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे पूछा हुआ हमको क्या है कि कौन सा चर यूएनडीपी द्वारा एचडीआई के समग्र सूचकांक की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। तो किसको शामिल नहीं किया जाता है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न हमारा है, मुद्रा पूर्ति का कौन सा मापन मुद्रा के मूल्य भंडारण स्टोर ऑफ वैल्यू कार्य पर बल देता है? तो स्टोर ऑफ वैल्यू की अगर हम बात करें तो इसमें आपका जो M3 कंसेप्ट है, ठीक है, M3, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। अगला है, कर आरोपण का सबसे उपयुक्त सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पे आधारित है? करारोपण का जो आपका सिद्धांत है, टैक्सेशन की थ्योरी, वो क्या बताती हैं कि लोगों के ऊपर जो टैक्स लगाया जा रहा है इस प्रकार से लगाना चाहिए कि जो मार्जिनल सेक्रीफाइस है, सीमांत त्याग है, वो सभी के लिए क्या हो जाए? समान समान सीमांत त्याग की बात करता है फर्स्ट ऑप्शन। अगला है, यदि उपभोग फलन हमारे पास में दे रखा है C = 50 + 0.8y और करों की दर हमको दे रखी है 0.2, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि गुणक का मान निकालने के लिए देखो जो टैक्स लगता है, टैक्स से उपभोग कम हो जाता है और उपभोग कम होने से गुणक का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो उपभोग में से हम क्या करते हैं, यहाँ पे टैक्स को माइनस कर देंगे, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा? 1/1 - MPC हमारा कितना है? 0.8, ठीक है। फिर इसमें से हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में टैक्स है, टैक्स कितना है? 0.2y, इसको हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। इसको आपको क्या करना है? सोल्व करना है। तो 1/1 - 0.8y प्लस आपका हो जाएगा ये 8.8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0.16y, ठीक है। इसको अगर आप सोल्व करोगे आगे तो 0.8y में से 0.16 को हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे और फिर माइनस के हमारे पास में कितने बचेंगे? 0.64 बचेंगे। तो ये आपका बचेगा 1/1 - 0.64, यह आपका हो जाएगा 1/0.36, ठीक है। फिर इसको आप अगर आगे सोल्व करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 2.7 आ जाएगा। 2.7 का मतलब ये आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एकाधिकारी प्रतियोगिता के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है? जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है उसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, वस्तु विभेद पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। फर्मों की संख्या अधिक होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। फर्में क्या होती है? आपस में एक दूसरे के साथ में स्वतंत्र होती हैं। फर्मों के बीच में आत्मनिर्भरता नहीं पाई जाती है। इंटरडिपेंडेंसी जो है, आत्मनिर्भरता है, ये ओलिगोपोली, अल्पाधिकार बाजार में जो फर्में होती हैं उसके अंतर्गत देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, मानव विकास रिपोर्ट 2014 के अनुसार कौन सा एक सही है? तो देखिए ये तो आपका किसी काम का नहीं, आपको क्या करना है, जो लेटेस्ट मानव विकास रिपोर्ट आपकी हैं 2025 की, उसकी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो 2025 की रिपोर्ट अगर देखोगे तो उसमें भारत की जो रैंक है वो कौन सी है? भारत का स्थान है 130वां और प्रथम स्थान पे कौन है वो भी आपको याद रखना है। तो प्रथम स्थान पर इतने टाइम से कौन था? नॉर्वे। और अभी जो आपका है वो कौन है? आइसलैंड, ठीक है, आइसलैंड ये प्रथम स्थान पे है, नॉर्वे जो है वो सेकंड स्थान पे है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है कि 2025 का जो एचडीआई इंडेक्स रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत की रैंक कौन सी है? 130वीं और प्रथम स्थान पर कौन है? आइसलैंड। अगला प्रश्न देखिए, जब AC = MC होता है तो AC मतलब जब औसत लागत और सीमांत लागत दोनों क्या होते हैं? बराबर। तो उसमें जो औसत लागत है वो क्या होती हैं? मिनिमम होती है, न्यूनतम होती हैं। इसको आप इस डायग्राम से देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सीमांत लागत वक्र है, ये औसत लागत वक्र है और ये हमारा सीमांत लागत वक्र है। दोनों बराबर कहाँ पे हैं? इस जगह। तो इस जगह अगर आप देखोगे तो औसत लागत क्या होती है? यहाँ पे न्यूनतम होती है, वहाँ पर जो सीमांत लागत है वो उसके बराबर होती है। अगला है, नीचे गिरते हुए सामान्य मांग वक्र का कारण
मांग वक्र जो हम बनाते हैं उसका ढाल कैसा होता है, ऋणात्मक ढाल का, इस तरीके से, जो क्या बताता है वस्तु की कीमत कम होने पर उस वस्तु की मांग क्या होगी, बढ़ेगी। कीमत और मांग में विपरीत संबंध बताता है। और ये जो कारण है इसका क्या कारण है, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव। जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है, जिससे वो वस्तुओं की मांग अधिक करता है। इसको हम क्या कहते हैं, आय प्रभाव कहते हैं। दूसरा कि जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उसकी प्रतिस्थापन वस्तु जो है वो उपभोक्ता को अब महंगी लगेगी, और उपभोक्ता क्या करेगा, महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु को खरीदेगा। तो जिस वस्तु की कीमत होगी कम होगी उसकी मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन प्रभाव। तो आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों की वजह से मांग वक्र का ढाल कैसा होता है, ऋणात्मक ढाल होता है, नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। अगला है, यदि x वस्तु की कीमत 10 रुपये प्रति इकाई है और x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के बेचने से कुल आगम, देखो अतिरिक्त इकाई को बेचने से कुल आगम में परिवर्तन का मतलब आपका क्या हो गया, एम आर कितनी है 8, और वस्तु की कीमत को हम क्या कह सकते हैं, AR। ठीक है, ये कितनी आपकी 10 है। अब मांग की कीमत लोच ज्ञात कीजिए। तो मांग की कीमत लोच MR और AR के बीच में जो रिलेशन है उसके हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। E इक्वल टू आपका क्या होता है, AR अपॉन AR माइनस MR, ये हमारा सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में आप क्या करोगे, वैल्यू लिख दोगे AR मतलब वस्तु की कीमत कितनी है 10 AR 10 माइनस MR कितना था, अभी हमने देखा था कि जो परिवर्तन है वो आपको कितना दे रखा था, 8 दे रखा था। तो 10 में से 8 को माइनस कर दो तो आपका कितना आ जाएगा, 2, और 10/2 करने पर कितना आ जाएगा हमारे पास में, 5 आ जाएगा। इसका मतलब जो इलास्टिसिटी है, मांग की लोच है, वो कितनी है, 5 का मतलब 1 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए 5 कहाँ पे है, ऑप्शन आपके तीसरे में। अगला है फिशर का सूचकांक। ठीक है, फिशर के सूचकांक की अगर हम बात करें तो ये लेस्पेयर और पाशे दोनों के सूचकांक का क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है, गुणोत्तर माध्य होता है, अंडर रूट होता है। इसमें आधार वर्ष और वर्तमान वर्ष की कीमत और मात्रा, आधार वर्ष की कीमत और मात्रा को भी लिया जाता है, वर्तमान वर्ष की कीमत और मात्रा को भी लिया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन हमारा तीसरा, वर्तमान एवं आधार वर्ष के औसत, मतलब दोनों आधार वर्ष और वर्तमान वर्ष की कीमत को भी लिया जाता है, मात्रा को भी लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, आय प्रभाव यह बताता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो मांग वृद्धि होती है। क्यों, अभी हमने देखा था कि किसी वस्तु की कीमत घटने से उस वस्तु की मांग क्या होगी, बढ़ जाएगी। उसका कारण क्या है, आय प्रभाव। तो आय प्रभाव यहाँ पे क्या दर्शाता है कि जब वस्तु की कीमत घट जाती है तो उपभोक्ता अब क्या कर सकता है, अब ज़्यादा मात्रा खरीद सकता है। मतलब वस्तु की कीमत घटने से उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है, रियल इनकम बढ़ जाती है, जो वस्तु की मांग में वृद्धि को प्रोत्साहित करती है। तो आय प्रभाव का संबंध किससे होता है, उपभोक्ता की वास्तविक आय से होता है, रियल इनकम से होता है। और वास्तविक आय या रियल इनकम का मतलब परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति से होता है। तो कीमत घटने से उपभोक्ता अब ज़्यादा खरीद सकता है। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन हमारा तीसरा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसके द्वारा औसत लागत एवं सीमांत लागत के संबंध को सही से परिभाषित किया जा सकता है। तो औसत लागत और सीमांत लागत के बीच में संबंध को समझने के लिए आपको ये जो डायग्राम है ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ये हमारे पास में क्या है, सीमांत लागत है, और इधर हमारे पास में क्या है, औसत लागत है। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और सीमांत लागत क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, सीमांत लागत जो है वो ज़्यादा कब होती है औसत लागत से, जब औसत लागत बढ़ती है। दूसरी बात कि जब औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत भी क्या हो रही है, घट रही। देखो जब औसत लागत ये घट रही है इधर, तो सीमांत लागत भी क्या हो रही है, घट रही है। लेकिन ऐसी स्थिति में सीमांत लागत क्या होती है, कम। ज़्यादा कौन होती है, औसत लागत। जब औसत लागत घटती है उस समय सीमांत लागत कम होती है, और जब औसत लागत बढ़ती है उस समय सीमांत लागत ज़्यादा होती है। तो ये जो रिलेशन है वो आपको लिखा हुआ है तीसरे नंबर पे।
कि जब सीमांत लागत औसत लागत से ज़्यादा है तो औसत लागत में वृद्धि होती है, और जब सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है इसका मतलब ऐसी क्या हो रही है, गिरती हुई होती हैं, घटती हुई होती हैं। अगला है, यदि किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो पूर्ति की कीमत लोच 1.5 के समान हो तो पूर्ति की मात्रा में कितना परिवर्तन होगा। तो इसको आप कैसे निकाल सकते हो, पूर्ति की लोच बराबर पूर्ति मात्रा में परिवर्तन अपॉन कीमत में परिवर्तन या कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। इस फॉर्मूले में आपको क्या करना है, वैल्यू रखनी है 1.5 इक्वल टू पूर्ति मात्रा में परिवर्तन को हम मान लेते हैं x, और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 20। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको आप सोल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये तो x इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1.5 को 20 से मल्टीप्लाई करने पर 30 आ जाएगा। इसका मतलब जो परिवर्तन होगा पूर्ति मात्रा में वो कितना होगा, 30% का। अब देखो 30% यहाँ पे आपको पहले नंबर पे दे रखा है, तीसरे नंबर पे दे रखा है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि, तो कीमत बढ़ने पे वस्तु की पूर्ति भी क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब पूर्ति कितनी बढ़ेगी, 30% बढ़ेगी। तो 30% की वृद्धि होगी। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही है। तो देखिए बहुलक जो आपका मोड होता है वो किसके बराबर होता है, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू एक्स बार के। और इसके आधार पर अगर आप देखोगे तो ये तीनों बातें तो आपकी नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आपका कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत के चरण सेकंड के अनुसार। ठीक है, जनांकीय संक्रमण का जो सिद्धांत है वो क्या बताता है कि जो जनसंख्या में वृद्धि होती है और आर्थिक विकास दोनों के बीच में संबंध को बताता है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच में संबंध को बताता है, और इसमें 5 चरणों की व्याख्या की गई है। पहले चरण में क्या बताया गया है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, प्रारंभिक चरण में क्या होता है, जो जन्म दर होती है वो भी बढ़ती हैं, और जो मृत्यु दर है वो भी क्या होती हैं, बढ़ती है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बढ़ती हैं। ये कौन सा चरण होता है आपका, फर्स्ट चरण। सेकंड चरण में क्या होता है, देश में जैसे जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होता है तो जो मृत्यु दर होती है, ठीक है, मृत्यु दर में तो क्या होती है, तेजी से गिरावट आती है, जबकि जो जन्म दर है वो क्या होती हैं, बढ़ती रहती हैं। तो हमको यहाँ पे सेकंड चरण के बारे में ही पूछा हुआ है। तो सेकंड चरण में क्या होता है, मृत्यु दर में तीव्र गिरावट आती है। तो ये आपका हो गया तीसरा ऑप्शन। अगला देखिए, आय विधि के इस्तेमाल के साथ राष्ट्रीय आय मापते हुए निम्न में से कौन सी मद शामिल नहीं की जाती हैं। जब हम राष्ट्रीय आय की गणना आय विधि के आधार पर करते हैं तो विभिन्न प्रकार की जो आय होती हैं, कौन कौन सी आय होती हैं, जैसे कि कर्मचारियों का पारिश्रमिक, पारिश्रमिक में हम क्या लेते हैं, मजदूरी या वेतन जो होता है उसको शामिल किया जाता है। उसके बाद में प्रचालन अधिशेष, जिसमें हम भूमि का लगान या किराया होता है उसको शामिल करते हैं। जो निगम लाभ होता है उसको भी शामिल करते हैं। टेलीफोन सेवाएं, सेवा क्षेत्र को भी शामिल करते हैं, लेकिन घिसावट को शामिल नहीं किया जाता है। और इसके साथ साथ में जो मिश्रित आय होती हैं उसको भी हम शामिल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके अनुसार आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। अगला है, यहाँ पे हमारे पास में पूर्ति फलन दे रखा है Q बराबर -14 प्लस 10P, और कीमत हमारे पास में है 10 और 12 के बीच में हमको क्या करना है, पूर्ति की कीमत लोच निकालनी है। तो देखिए पूर्ति की कीमत लोच निकालने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, P1 हमारे पास में कितना है 10 और P2 हमारे पास में कितना है 12। अब हमारे पास में Q1 कितना है, तो Q1 हम निकाल लेंगे। Q1 कैसे निकालोगे, ये जो आपको पूर्ति फलन दे रखा है इसमें से Q1 निकाल लेंगे। Q1 आपका कितना हो जाएगा, -14 प्लस 10 P, पहले वाली कीमत कितनी है 10, इसको आप सोल्व कर लीजिए। तो 10 इंटू 10 करोगे 100, 100 में -14 कर देंगे, कितना आ जाएगा 86। तो Q1 हमारे पास में आ गया 86। Q2 इसी फंक्शन में हम वैल्यू रख देंगे -14 प्लस 10, P की जगह आप क्या लिख देंगे 12।
ठीक है, 12 को 10 से मल्टीप्लाई करो 120, 120 में से 14 को माइनस किया कितना आ जाएगा 106। तो 106 हमारा क्या हो जाएगा 106 हमारा हो जाएगा Q2। अब डेल्टा Q भी हम यहीं से निकालते थे, डेल्टा Q का मतलब पूर्ति में परिवर्तन। तो 106 में से 86 को माइनस कर दो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। और डेल्टा P भी हम निकाल देते हैं, डेल्टा P कीमत कितनी थी 10 और 12, तो 12 और 10 में कितना अंतर है 2 का। तो डेल्टा P हमारे पास में 2 है, डेल्टा Q हमारे पास में 20 है। ठीक है, सारी वैल्यू को हम फॉर्मूले में लिख देते हैं। E इक्वल टू डेल्टा Q कितना था 20, डेल्टा P कितना है 2, P पहले वाली कीमत कितनी है 10 रुपये, और पहले वाली मात्रा कितनी आई थी अभी हमने निकाली थी 86। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लीजिए 2 से 5 बार, 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया 100, 100 में 86 का हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो 1 पॉइंट आपका कहाँ पे दे रखा है, ये देखो तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। तो 1.57 या जो भी आता है उसको आप देख लीजिएगा, इसमें डिवाइड करके वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप चेक कर लेना पड़े डिवाइड करने पर कितना आ रहा है, 1.57 आता है या नहीं आता है। अगला है, कौन सी कमेटी फ्यूचर ट्रेडिंग के कृषि उत्पादों पर खुदरा एवं थोक कीमतों के प्रभाव से संबंधित रही है। देवेंद्र शर्मा कमेटी, ऑप्शन आपका हो जाएगा 4th। अगला है, यदि MR क्षैतिजी रेखा है, ठीक है, क्षैतिज रेखा का मतलब क्या हो गया, हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस के जो पैरेलल होता है इस तरीके से, तो इसकी प्रवणता ढाल ये आपकी क्या हो जाएगी इनफाइनाइट, अनंत। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसको हम सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका। अगला है, दिसंबर 2015 में WTO के 10वां मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस किस देश में हुआ था। तो देखिए ये तो पुराना डेटा है, तो इसका आंसर आपका है केन्या। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आगे जो आपके एग्जाम होंगे उसमें आपको जो लेटेस्ट डेटा है, जैसे 14वीं जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पे हुई थी, कैमरून, और अगली जो है आपकी 15वीं, ठीक है, वो कहाँ पे होगी, रियाद में होगी, रियाद। ठीक है, ये कब होगी 2028 में। तो ये आपको डेटा याद रखना है कि 14वीं कॉन्फ्रेंस जो है कैमरून और 15वीं कहाँ पे होगी, रियाद में होगी 2028 में। अगला है, अनधिमान वक्र दृष्टिकोण के संदर्भ में उपभोक्ता संतुलन की शर्तें। इन डिफरेंस कर्व के हिसाब से अगर देखोगे तो इन डिफरेंस कर्व में कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम होता है वो बजट लाइन और जो इन डिफरेंस कर्व है दोनों का स्लोप जहाँ पे बराबर होगा वहाँ पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखो ये वाली जो कंडीशन है वो अनधिमान वक्र में नहीं है, ये आपकी कौन से वाले दृष्टिकोण के अनुसार है, ये आपका है जो सम सीमांत उपयोगिता नियम है, जो हमारी ऑर्डिनल और कार्डिनल अप्रोच होती है ना, तो जो गणनावाचक विचारधारा है, कार्डिनल अप्रोच गणनावाचक जो मार्शल के द्वारा दी गई थी उसमें हमारी ये कंडीशन थी। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। अगला देखते हैं, यदि कीमत एवं कुल व्यय एक ही दिशा में परिवर्तित होते हैं, एक ही दिशा का मतलब कीमत बढ़ने पर कुल व्यय जो होता है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए, और कीमत घटने से कुल व्यय भी क्या हो जाए, कम हो जाए। एक ही दिशा में अगर परिवर्तन होता है इसका मतलब जो वस्तुएं वो किस प्रकार की हैं, नेसेसरी गुड्स हैं, अनिवार्य वस्तुएं हैं। ठीक है, अनिवार्य वस्तुएं अगर महंगी हो जाएगी तो लोगों का खर्चा क्या होगा, बढ़ जाएगा, और अनिवार्य वस्तुओं के सस्ता होने पर खर्चा क्या हो जाता है, कम। तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच जो होती है वो कैसी होती है, इकाई से कम होती है, इकाई से कम, मतलब आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट है। अगला है, यदि उपभोग फलन हमारे पास में दे रखा है C इक्वल टू 20 प्लस 0.8 और आय का स्तर हमारे पास में है 100, तो उपभोग की औसत प्रवृत्ति, ठीक है, औसत प्रवृत्ति का मतलब हमको निकालना है APC, और APC इक्वल टू क्या होता है, C/Y। तो y तो हमारे पास में कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, इससे हम क्या निकाल देंगे, C निकाल देंगे।
तो देखो सी निकालने के लिए हमारे पास में ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, देखो रखते थे 20 प्लस 0.8, वाई हमारे पास में कितना है 100, 0.8 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 80, और 20 प्लस 80 करने पर हमारे पास में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो ये 100 आपका क्या आया, सी आया है, उपभोग आया है, और जो हमारे पास में आय दे रखी है वो भी कितनी है 100, तो सी अपॉन वाई का मतलब सी भी 100 आया है और आय 100 दे रखी है, 100 अपॉन 100 करने पर कितना आएगा 1 आएगा, मतलब तीसरा ऑप्शन जो आपका वो करेक्ट होगा। अगला देखिए, समूहित आंकड़ों की मानक विचलन की गणना को सूत्र में कल्पित माध्य से निकाला जाता है, तो उसमें हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर, और उसका हम क्या करते हैं अंडर रूट निकाल देते हैं, और फिर लास्ट में मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे, आई या एच हम लिखते हैं। तो ये देखिए, ये जहाँ पे भी फॉर्मूला होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आपका कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है इसमें। अगला है MRS, इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन की सीमांत दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वो क्या बताती हैं कि किसी x वस्तु की एक एडिशनल यूनिट अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने के लिए, ठीक है, इसकी इकाई हम क्या करते हैं बढ़ाते हैं, तो दूसरी वस्तु y की मात्रा में जो भी कमी करनी पड़ती है उस दर को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। तो देखिए y की वह राशि जो वस्तु x के बदले में छोड़ दी जाती है ताकि जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या रहे, स्थिर रहे। बिल्कुल आपका जो फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है वो सही है। ठीक है, बाकी ऑप्शन पढ़ लीजिए। वस्तु y की राशि जो x वस्तु के बदले में छोड़ दी जाती, नहीं। ठीक है, वस्तु x की राशि जो वस्तु y के बदले में छोड़ दी जाती, नहीं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है, यदि उत्पादन फलन C इक्वल टू, देखो उत्पाद फलन लिखा हुआ है लेकिन इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, कंजप्शन फंक्शन। ये भी हमारे पास में क्या है, उपभोग फलन है। ठीक है, उत्पाद नहीं, यहाँ पे क्या होगा आपका उपभोग फलन कितना है, C इक्वल टू 20 प्लस 0.75 वाई है, और y हमारे पास में कितना है 100। तो यहाँ पे भी हमको औसत उपभोग प्रवृत्ति ही निकालनी है। तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, APC बराबर आपका होता है C अपॉन वाई। तो y तो हमारे पास में 100 दे रखा है, सबसे पहले हम उस इक्वेशन से c निकाल देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 20 प्लस 0.75, y की जगह हम लिख देंगे 100 जो दे रखा है हमारे पास में। तो ये आपका हो जाएगा 0.75 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 75, प्लस इधर हमारे पास में कितना है 20 प्लस 75 करने पर हमारे पास में कितना आ जाएगा 95। तो c आ गया हमारे पास में 95। तो 95 अपॉन वाई, वाई कितना दे रखा है 100। तो 95 में 100 का डिवाइड करने पर कितना आएगा 0.95 आएगा। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट आपका ये जो ब्रिक्स संगठन है, ठीक है, उनका बैंक है। ब्रिक्स संगठन जो है उनका बैंक कौन सा है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, और इसका जो मुख्यालय है, हेड क्वार्टर है, वो कहाँ पे है, चाइना में है, शंघाई चाइना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। और इसकी स्थापना भी अगर आप याद रखना चाहो तो स्थापना कब हुई थी, 2015 में। ठीक है, ब्रिक्स देश जो है उनके द्वारा इसको स्थापित किया गया है। अगला है, निर्धनता से संबंधित आधिकारिक आंकड़े किसके द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपका पेपर पुराना था, उसमें कौन था, योजना आयोग, लेकिन वर्तमान समय में आपको ध्यान रखना है कि इसका नाम चेंज होकर क्या हो गया है, नीति आयोग। तो निर्धनता से संबंधित जो आंकड़े हैं वो किसके द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, नीति आयोग के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। अगला है, केंद्र सरकार के कौन से कर GST में विलय नहीं किए गए हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क आ गया है, सेवा कर आ गया है, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को शामिल कर दिया गया है। शराब के ऊपर जो टैक्स लगता है वो GST में शामिल नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन हमारा चौथा। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित चरों पर ध्यान दीजिए। राष्ट्रीय ऋण, गेहूं का वार्षिक उत्पादन, मुद्रा की आपूर्ति, वस्तु की मांग, इनमें से प्रवाह चर फ्लो कॉन्सेप्ट कौन से हैं ये आपको बताना है। फ्लो वेरिएबल कौन से हैं? तो फ्लो वेरिएबल का मतलब जिसको हम पीरियड ऑफ टाइम, समयावधि में मापते हैं। तो राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज तो ये तो समय के एक निश्चित बिंदु पर मापा जाता है। मुद्रा की आपूर्ति को भी हम समय के एक निश्चित बिंदु पर मापते हैं। लेकिन गेहूं का जो वार्षिक उत्पादन लिख दिया, देखो वार्षिक उत्पादन पूरे वर्ष भर में कितना उत्पादन हुआ है, इसका मतलब ये पीरियड ऑफ टाइम आ गया है। और वस्तु की मांग को भी हम क्या करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के साथ में संबंधित करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा बी और डी। ठीक है, बी और डी मतलब ये आपका हो जाएगा ये ऑप्शन। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन कि गेहूं का वार्षिक उत्पादन और वस्तु की मांग ये आपके क्या हैं, प्रवाह चर हैं। अगला है, यदि एमआरएस स्थिर है तो एक्स और वाई वस्तु, देखिए ऊपर क्वेश्चन आया था हमारे पास में। ठीक है, एमआरएस अगर स्थिर है उसका वक्र हमारा जो आईसी बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, इंडिफरेंस कर्व, अनधिमान वक्र। और ऐसा कब होता है, जब वस्तु किस प्रकार की है, प्रतिस्थापन वस्तुएं, ऊपर भी आया हुआ है। ठीक है, ऊपर दूसरे तरीके से था, यहाँ पे दूसरे तरीके से, वहाँ पे था कि पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुओं के संदर्भ में जो हमारा वक्र है वो किस प्रकार का होगा, नीचे की ओर गिरती हुई सीधा रेखा। और जब नीचे की ओर गिरती हुई सीधी रेखा है इसका मतलब वस्तुएं कैसी हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, पूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें सेकंड ऑप्शन। अगला देखिए, राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना। ठीक है, राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना जो है आपकी कब आई थी, 2008 में। ठीक है, उद्यमी मित्रों की सहायता करने के लिए, उनको मार्गदर्शन देने के लिए, जो छोटे छोटे लघु उद्योग होते हैं एमएसएमई, उनको स्थापित करने के लिए, बैंकों से ऋण लेने के लिए, सरकारी योजनाएं जो होती हैं उनका लाभ उठाने के लिए क्या करता है, सहायता प्रदान करती है ये योजना जो आपकी है मित्र योजना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन और सहायता देना, बिल्कुल आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कार्ल पियर्सन के विषमता गुणांक ज्ञात करने का सूत्र। कार्ल पियर्सन के विषमता गुणांक का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, समांतर माध्य माइनस बहुलक अपॉन प्रमाप विचलन, एक्स बार माइनस जेड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब ये आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही होगा। और अगर जब मोड नहीं होता उसमें हमारा फॉर्मूला क्या होता है, समांतर माध्य माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये आपका क्या होता है 3 से मल्टीप्लाई। तो ये आपका मीडियन वाला फॉर्मूला भी आपको साथ साथ में याद रखना है। अगला है, उत्पादन फलन Q इक्वल टू हमारे पास में दे रखा, मतलब कोप डगलस उत्पादन फलन दे रखा, इसमें से क्या सही नहीं है। तो उत्पादन में श्रम का हिस्सा कितना है, 0.4। देखिए L की पावर हमारे पास में कितनी है, 0.4। इसका मतलब ये क्या बताता है कि श्रम, उत्पादन में श्रम का हिस्सा कितना है, 0.4। बिल्कुल सही बात है। यह आयलर प्रमेय को संतुष्ट करता है, ये बात भी सही है। फिर क्या लिखा हुआ है कि पूंजी का उत्पादन के प्रति लोच क्या है, 1। यहाँ पे देखिए K की पावर कितनी लिखी हुई है, 0.6। मतलब ये बात आपकी क्या हो गई है, गलत। पूंजी की उत्पादन की लोच कितनी है, 0.6 है। और यह फलन 1 कोटि का सममांग है, यह बात बिल्कुल सही है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, जो स्थिर प्रतिफल को दर्शाता है। तो हमको पूछा हुआ था कि कौन सा सही नहीं है, तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, मुद्रा की संकीर्ण परिभाषा किस कार्य पर आधारित है। ठीक है, प्राचीन जो अर्थशास्त्री उनका क्या मानता था कि जो मुद्रा है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, केवल विनिमय के माध्यम के रूप में ही क्या करती है, कार्य करती है। अगला है, चाप लोच के सही फॉर्मूले की पहचान। चाप लोच विधि में हम मांग की लोच कैसे निकालते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू P1 प्लस P2 अपॉन Q1 प्लस Q2 करके ज्ञात करते हैं। तो डेल्टा क्यू का मतलब क्या हो गया, डेल्टा क्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे Q2 माइनस Q1 करके। और डेल्टा पी कैसे निकाल सकते हैं, P2 माइनस P1 करके। और ये आपका हो जाएगा P1 प्लस P2 अपॉन Q1 प्लस Q2। तो ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा। कहाँ पे दे रखा है ये वाला आपका, ऑप्शन हमारा सेकंड। अगला है,
निम्न में से कौन सा कथन सही है? माध्य से विचलन के बीच गणितीय योग शून्य होता है। dx हम जो निकालते हैं x माइनस एक्स बार करके, और इनका जो योग होता है सिग्मा dx वो हमेशा जीरो होता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी। पहला कथन हमारा क्या है? सही है। दूसरा क्या है? माध्य से विचलन के वर्गों का योग dx हमने जो निकाला है x माइनस एक्स बार करके, और इनका अगर हम वर्ग कर दें dx स्क्वायर, इनके अगर हम टोटल करें तो ये जीरो के इक्वल नहीं होती है। ठीक है, जीरो के इक्वल नहीं होती, मिनिमम होती है, बात होती है। तो योग शून्य होता, दूसरा हमारा क्या है? गलत है। मतलब पहली बात यहाँ पे पहला कथन सही है, तो ए सही है, बी गलत है। मतलब सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो है वो किसके साथ में संबंधित है? ये हमारा 1970 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, जो हरित क्रांति आई थी उसके बाद में इसको प्रारंभ किया गया था, और ये पूरे विश्व में सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम है, और इसी की वजह से भारत एक तरह से दूध के उत्पादन में पूरे विश्व में प्रथम बना है। और इसका जनक किसको कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को। तो इसका संबंध किससे है? दूध उत्पादन में वृद्धि करने के साथ में ये संबंधित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोध का उदाहरण है? ठीक है, विदेशी निवेश अगर आता है इससे तो व्यापार अवरोध नहीं है। निर्यात पर अनुदान देना ये भी व्यापार अवरोध नहीं है। व्यापार अगर संधि की जाती किसी देश के साथ में ये भी अवरोध नहीं है। व्यापार में अवरोध कब आएगा? जब आयातों के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, टैरिफ लगाया जाता है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला है निम्न में से टैक्स गुणांक, कर गुणांक अगर आपको निकालना उसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस एम पी सी अपॉन 1 माइनस एम पी सी। ठीक है, ये कहाँ पे दे रखा है इसको देख लीजिए, ये आपका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। बस यहाँ पे माइनस लिखा हुआ नहीं है, बाकी माइनस एम पी सी अपॉन 1 माइनस एम पी सी होता है। अगला है यदि एक वस्तु की प्रति इकाई पर कर लगाया जाता है तो उपभोक्ता अतिरिक्त क्या होगा? उससे उपभोक्ता का जो अतिरिक्त है वो क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है, प्रति इकाई कर लगाया जाता है तो इससे औसत लागत क्या होगी? बढ़ेगी, और औसत लागत बढ़ने से जो उपभोक्ता का अधिशेष है वो क्या होगा? कम हो जाएगा, तो घटेगा। ठीक है, आपका ये तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। अगला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? ठीक है, प्रधानमंत्री योजना का जो शुभारंभ है वो कब हुआ था? 2015 में। 2015 यहाँ पे दो जगह दे रखा है, लेकिन अप्रैल 2015 में हुआ था। इसमें जो छोटे छोटे उद्यमी होते हैं उनको 10 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है बिना किसी गारंटी के। ठीक है, चाहे वो व्यापारिक कार्य के लिए हो, विनिर्माण क्षेत्र के लिए हो, सेवा क्षेत्र के लिए हो, कृषि से संबंधित कोई गतिविधियाँ हो सकती है, उसके लिए 10 लाख रुपए तक का बिना गारंटी वाला लोन उपलब्ध कराया जाता है। अगला है एक परीक्षण में विद्यार्थी के प्राप्तांक 10, 0, 5, 4, 7, 8, 4, 4, 6 हैं। तो अंकों की केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हेतु निम्नलिखित में से कौन सा माप उपयुक्त नहीं है? ठीक है, इनमें हम समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं, गणितीय माध्य, मध्यिका निकाल सकते हैं, बहुलक निकाल सकते हैं, लेकिन जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो इसके लिए उपयोगी नहीं होगा। ठीक है, एक मान यहाँ पे आपको शून्य दे रखा है तो हम कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो इन श्रेणी के लिए उपयुक्त नहीं होगा। अगला है 2015-16 के दौरान भारत में जीडीपी संवृद्धि दर चालू और स्थिर कीमतों पर कितनी थी? तो ये तो आपको डेटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे के वर्ष के लिए आपको याद रखना है। तो 2000 अगर हम स्थिर कीमतों पर देखें, स्थिर कीमतों पर और चालू वर्ष की कीमतों पर, प्रचलित कीमतों पर, तो 2024-25 में अगर आप देखोगे तो स्थिर कीमतों पर जो विकास दर का अनुमान है वो कितना, विकास दर कितनी है? 6.5, और चालू कीमतों पर कितनी है? 9.5। अगर 2025-26 के लिए हम देखें, वर्तमान अभी जो चल रहा है उसके अगर आप याद रखना चाहो तो उसके लिए जो स्थिर कीमतों पर हैं तो वो कितनी है? 7.4 रहने का अनुमान है, और चालू कीमतों पर 8% रहने का अनुमान है। और आने वाले जो वर्ष है, अगला जो फाइनेंशियल ईयर आपका है 2026-27 के लिए क्या अनुमान लगाया गया है कि जो स्थिर कीमतें हैं उस पर कितनी है? 6.8 से 7.2 रहने का अनुमान है, जबकि चालू कीमतों पर 10% जो वृद्धि दर है वो रहने का अनुमान लगाया गया है। तो ये देखिए 2025-26 जो अभी चल रहा है, अभी 2025-26 के लिए अनुमान है ये
कितनी रह सकती हैं। और जो वर्ष हमारा चला गया है 2024-25 उसके डेटा आ गए हैं, तो उसमें कितनी थी, स्थिर कीमतों पर 6.5% है और चालू कीमतों पर कितनी है, 9.5% है। 2026-27 के लिए जो अनुमान है वो कितने हैं, स्थिर कीमतों पर अनुमान लगाया गया है 6.8 से, ठीक है, 6.8 से 7.2 के बीच में रहने का अनुमान है स्थिर कीमतों पर, और चालू कीमतों पर अनुमान कितना है, 10% है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला है सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद में, देखो ये तो है हमारा राष्ट्रीय और ये हमारा है घरेलू, तो घरेलू और राष्ट्रीय में जो डिफरेंस होता है वो किसका होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, विदेशों से जो शुद्ध साधन आय होती है उसका अंतर होता है घरेलू और राष्ट्रीय में। अगला है जब समग्र उत्पाद परिवहन बिंदु पर हैं तो सीमांत उत्पाद, तो देखो जो हमारा परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है वो आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से हमारा वक्र बनता है और ये हमारा सीमांत उत्पादन है और इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सीमांत उत्पादन होता है, ये हमारा सीमांत उत्पादन का वक्र है ये वाला, और ये हमारा कुल उत्पादन का वक्र है, ये आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। यहाँ पे जो सीमांत उत्पादन है वो हमारा क्या है, यहाँ पे अधिकतम होता है। तो सीमांत उत्पादन क्या होता है, अधिकतम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक कुल आगम वक्र के संदर्भ में सही है। जब AR बढ़ती है तो MR AR से अधिक होता है, बिल्कुल सही है कि जो सीमांत होता है ना वो हमेशा तेजी से बढ़ता है और तेजी से घटता है, ये आपको ध्यान रखना है औसत के साथ अगर हम तुलना करते हैं तो। अगला है निम्न में से किन्होंने भारत में गरीबी के आपात को नहीं मापा है। गरीबी को मापने के लिए मिन्हास, दांडेकर एवं रथ और PK वर्धन समिति आई थी। राजा कृष्णा जो है वो हिंदू वृद्धि दर के साथ में संबंधित है। इन्होंने बताया था कि प्रारंभिक जो हमारे 1950 से 1980 का जो दशक है उसमें राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर बहुत कम रही थी, ठीक है, औसत रूप से कितनी थी ये, 3.5%। तो इन्होंने गरीबी को नहीं मापा था। तो हमारे यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है 2004-5 से 2011-12 की, ये तो आपका पुराने डेटा हो गए हैं, ये आपको ध्यान नहीं रखने हैं। अगला है मुद्रा जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा न्यूनतम रिजर्व कितना रखा जाता है, 200 करोड़ रुपए, ठीक है, जिसमें से 115 करोड़ रुपए तो गोल्ड और 85 करोड़ जो है वो फॉरेन सिक्योरिटीज में रखा जाता है। यहाँ पे आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, कि 115 करोड़ रुपए तो स्वर्ण के रूप में और 85 करोड़ रुपए विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में, दोनों को आप प्लस कर दोगे कितना आ जाएगा, 200 करोड़। अगला है पाई रेखा चित्र, ठीक है, पाई रेखा चित्र को हम क्या कहते हैं, 2 डायमेंशनल डायग्राम कहते हैं। आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, 2 डायमेंशनल डायग्राम आपका ये है। अगला है 2011 की राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के संदर्भ में कौन सा उद्देश्य है, एक दशक के भीतर GDP में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 25% तक बढ़ाना और एक दशक में 100 मिलियन नौकरियों का सृजन करना, ये दोनों उद्देश्य हैं। मतलब करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला है योजना आयोग के अनुसार 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की वृद्धि के संदर्भ में 3 सर्वोच्च राज्य कौन कौन से हैं, सिक्किम, गोवा और बिहार, ठीक है, ये है तीसरा ऑप्शन आपका। अगला है यदि मांग की कीमत लोच 1 से कम है तो सीमांत आगम क्या होगा, तो इसके लिए आपको डायग्राम याद रखना है। यहाँ पे जो इलास्टिसिटी वो इक्वल टू 1 होती है, इधर आपकी ग्रेटर देन 1 होती हैं, और इसका नीचे वाला जो भाग है
ठीक है, यहाँ पे आपकी क्या होती हैं, लेस देन 1। तो क्या लिखा हुआ है कि मांग की लोच हमारी क्या है, लेस देन 1, मतलब ये वाली हैं। तो ये जब होती हैं तो हमारा जो सीमांत आगम वक्त देखिए नीचे आ गया, इसका मतलब क्या हो गया है, ऋणात्मक हो गया। मतलब आपका तीसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा कि जब मांग की लोच 1 से कम होती हैं तो सीमांत आगम क्या होती है, ऋणात्मक। जब मांग की लोच 1 के बराबर होती है तो सीमांत आगम कितनी होती हैं, 0 होती हैं। और जब मांग की लोच इकाई से अधिक होती है तो सीमांत आगम क्या होती है, देखो ये धनात्मक होती है। इसे आपको ध्यान रखना है। अगला है डीडी मांग वक्र है, इस पर बिंदु पी, बी तथा आर मांग की कीमत लोच के बढ़ते मान के अनुसार आपको लिखना है। तभी मैंने बताया था कि बीच में जो मांग की लोच होती है वो कैसे होती है, इक्वल टू 1 होती हैं। इससे ऊपर वाले भाग में ग्रेटर देन 1 होती है और नीचे कैसी होती हैं, लेस देन 1। तो यहाँ पे आपको बढ़ते मान में लिखना है। मतलब सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, आर बिंदु आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका बी बिंदु और फिर आ जाएगा पी बिंदु। ठीक है, इससे ही तो होगा बढ़ते हुए क्रम में। तो आर बी पी, मतलब ये आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अगला है कौन सा अधिनियम किसी बैंकिंग कंपनी को भारत के किसी भी राज्य और विदेश में बैंकिंग कारोबार करने वाली कंपनी के रूप में परिभाषित करता है, कंपनी एक्ट 1949। ठीक है, ये आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला है निम्न में से कौन सा आरबीआई की मौद्रिक नीति कमेटी का मेंबर नहीं है। ठीक है, ये तो पुराना हो चुका है, वैसे भी किसी काम का नहीं अब। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए एक एकाधिकारिक प्रतियोगी फर्म पर एक मुश्त कर लगा दिया जाए। तो एक मुश्त कर लगाने से क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये एमआर वक्र है, ये एआर वक्र है, ये हमारा सीमांत लागत है, ये संतुलन की स्थिति है, ये फर्म की एसी है। ठीक है, इतना लाभ हो रहा है। अब अगर एक मुश्त कर लगा दिया जाएगा तो इससे क्या होगा, औसत लागत वक्र ऊपर की तरफ खिसक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो संतुलन की जो मात्रा है उस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। संतुलन की मात्रा क्या होगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लाभ क्या हो गया, देखो कम हो गया, लाभ अब क्या हो गया, इतना से रह गया है। ठीक है, लाभ कम हो जाता है और संतुलन की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो संतुलन की अवस्था समान रहेगी और लाभ का जो स्तर है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अगला है मांग वक्र की ढाल हमारे पास में दे रखी है 0.5। मांग की लोच की गणना कीजिए जब आरंभिक कीमत 20 रुपये प्रति इकाई और आरंभिक मात्रा कितनी है, 50। ठीक है, तो मांग वक्र का ढाल हमको दे रखा है, मतलब डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू कितना दे रखा है, माइनस का 0.5। ठीक है, हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ये हमारा फॉर्मूला होता है मांग की लोच ज्ञात करने का। तो देखो यहाँ पे हमको डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी नहीं दे रखा, हमको क्या दे रखा है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। ये मांग वक्र का ढाल होता है। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 1/0.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, पी, आरंभिक कीमत कितनी है 20 और आरंभिक मात्रा कितनी हमारे पास में 50। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो देखो ये आपका हो जाएगा, कैंसिल हो गया, फिर ये आपका हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2.5। ठीक है, और इसको आप अगर सोल्व करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। ठीक है, 2 में अगर आप 2.5 का डिवाइड करोगे, 2/2.5। ठीक है, तो ये देखो 0.8 मतलब करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। तो ये देखिए हमारे इसमें जो 100 क्वेश्चन थे उनको हमने पूरा किया है। और किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर किसी तरीके का डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बताइएगा, उसको एक बार मैं चेक करके आपको उसका सही आंसर बता दूंगा।